बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस में कुछ नेता शामिल होने वाले हैं। कुछ नेता क्या, खासकर दो नेता कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी का नाम चल रहा था। हालांकि प्रशांत किशोर का नाम भी चल रहा था। और ये चर्चा थी कि 28 तारीख को, जबकि शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन है, जयंती है, और इस दिन ये तीनों या दोनों शामिल होंगे। दूसरी तरफ आज का दिन देखिए दोस्तों कि कितना कांग्रेस के लिए अहम दिन था, और है भी अहम। एक तरह से कहें कि हलचल भरा, अहम ना कह सकते हैं, हलचल भरा कह सकते हैं। अंदरूनी हलचल जो है, एक तरफ इन दोनों नेताओं के कांग्रेस में प्रवेश की चर्चा, और दूसरी तरफ अचानक आनन फानन में एक चिट्ठी आती है सामने। वो चिट्ठी इस्तीफे की है, और वो चिट्ठी जो है वो पंजाब के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की, जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से वहां से इस्तीफा दे दिया। ये चिट्ठी आप देख रहे होंगे सामने, आपके सामने है, जो श्रीमती सोनिया गांधी को उन्होंने चिट्ठी लिखी है, और उसमें उन्होंने इस्तीफे की बात की। और इस चिट्ठी में कहा क्या कुछ है वो आपको, इसका हिंदी रूपांतरण जो है, इंग्लिश है, हिंदी रूपांतरण आपको पढ़ के सुनाता हूं। और ये देखिए, इसमें लिखा है कि मनुष्य का चारित्रिक पतन समझौतों से ही शुरू होता है, और मैं पंजाब के भविष्य और पंजाब के कल्याण के एजेंडे के साथ समझौता नहीं कर सकता हूं। इसीलिए मैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं। कांग्रेस की सेवा करता रहूंगा। आखिरी लाइन जो है कि कांग्रेस की सेवा करता रहूंगा, यानी कि कांग्रेस से इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, प्रदेश प्रभारी जो उनका पद है, अध्यक्ष पद है, उनसे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इसके बाद देर शाम ये भी खबर आई है, जब ये कार्यक्रम शुरू करने जा रहे थे, कि पंजाब से ही एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं रजिया सुल्ताना, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है अपने पद से, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि कांग्रेस में मैं रहूंगी। तो एक तरफ, और दूसरी तरफ ये खबर भी आ रही थी सुबह से कि पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली में उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी, उनकी मुलाकात गृह मंत्री से होगी, और उनकी मुलाकात मतलब अमित शाह से होगी, और उनकी मुलाकात बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से होगी। लेकिन इन तमाम अटकलों पर उन्होंने विराम तब लगा दिया जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचे, और उन्होंने कहा कि ये मेरी निजी यात्रा है, और इसमें मैं अपने सामान जो है घर खाली करने आया हूं, चेंज कर रहा हूं, यहां से शिफ्ट करने के लिए आया हूं, कोई भी राजनीतिक एजेंडा नहीं है। आइए सुन लेते हैं कि क्या कुछ कहा एयरपोर्ट पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। ये तमाम बातें इसलिए जरूरी भी है क्योंकि ये समझना यहां जरूरी है कि आखिर मीडिया में जो चलता है, जो दिखाया जाता है, जो ब्रेकिंग्स होते हैं, वो ब्रेकिंग्स कई बार जो हैं वो नहीं होती हैं, वो खबरें कुछ और दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। आइए पहले सुनते हैं कि क्या कुछ कहा था कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर। मैंने कहा था आदमी अनस्टेबल है जी, और उसने आप ही दिखा दिया, उसने आज रेजिग्नेशन कर दिया जी। आपने ट्वीट किया है कि आपने पहले कहा था कि ही इज नॉट अ स्टेबल माइंड, और वो पंजाब डू यू स्टैंड बाय इट? एंड आई से एब्सोल्युटली आई डोंट ट्वीट अनलेस आई मीन इट, एंड व्हाट इज माय ट्वीट यू कैन कोट। आपको लगता है कि उनकी वजह से ही आपको अपना पोस्ट गंवाना पड़ा, आपको इस्तीफा देना पड़ा? नहीं, गलत फैसला था। That was nothing to do with सिद्धू। सिद्धू को जब मैं कह रहा हूँ कि अनस्टेबल, तो उसको ने कोई रिएक्शन तो होगा ही, कुछ कहा होगा। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। यहाँ किससे मिलने का प्रोग्राम है? यहाँ पर, यहाँ मैं घर जाऊंगा, सामान इकट्ठा करूंगा, और मैं पंजाब जाऊंगा कल को। क्या अमित शाह से मिलना? सिद्धू के इस्तीफे के बाद अब आपकी क्या? अरे आई एम नॉट मीटिंग एनी पॉलिटिशियन, मैंने आपको कह दिया, किसी पॉलिटिशियन को मैं नहीं मिल रहा, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है। मैं कपूरथला हाउस जो चीफ घर है उसको खाली करने के लिए आया हूं। सिद्धू के इस्तीफे के बाद अब आप क्या रोल है? ये आप AICC से पूछिए।
तो ये कोई पॉलिटिकल इनका एजेंडा नहीं है, घर खाली करने आए हैं और सीधे वापस जाएंगे, कल पंजाब जाएंगे कह रहे हैं। तो एक तरफ इन्होंने तमाम जो बातें हो रही थी उन अटकलों पर विराम लगा दिया पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। उसके बाद सिद्धू की खबर आपको बताई ही, लेकिन उसके अलावा अब बाद में जो बातें हुई वो ये हुई कि कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी की मुलाकात होती है राहुल गांधी से। राहुल गांधी के साथ ये दोनों जो हैं वो जाते हैं, खासकर शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के लिए उनके स्टेचू पे जाकर के वहाँ माथा टेकते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसके बाद सीधे एआईसीसी दफ्तर आते हैं और वहाँ पर इन लोगों का जो प्रवेश की जो प्रक्रिया होती है, पार्टी में प्रवेश की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। खासकर कन्हैया कुमार अपने कांग्रेस में प्रवेश की प्रक्रिया को पूरा करते हैं और जिग्नेश मेवानी जो हैं वो आधिकारिक तौर पर, घोषित तौर पर वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया है, ऐसा उन्होंने कहा है अपने बयानों में। तो इन तमाम बातों पर कि कांग्रेस के अंदर जो हलचल मची हुई है, एक तरफ पंजाब और दूसरी तरफ पंजाब में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के जाने के बाद से और उसके बाद यहां दिल्ली में आज जो हलचल दिखाई दी, इस पर विपक्ष और पक्ष तमाम लोग अलग अलग ढंग से अपने बयान, अपनी बातें, अपने विचार रख रहे हैं। और यहाँ इस कार्यक्रम में हमारे साथ 3 खास वरिष्ठ पत्रकारों की टोली है। आइए सबसे परिचय करवाऊं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, श्रवण गर्ग जी। श्रवण जी, आपका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, आपका भी स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार पुष्परंजन जी, आपका भी स्वागत करता हूं। 3 पत्रकारों की टोली और साथ में आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं इस लाइव कार्यक्रम में या जुड़ने वाले हैं, आप सबका भी स्वागत है, इस्तकबाल है। और कांग्रेस को लेकर के जब भी चर्चा होती है तो बीजेपी की तरफ से जो कहा जाता रहा है हमेशा कि कांग्रेस को खत्म करना है, इस पार्टी को यहां से बिल्कुल साफ कर देना है, लेकिन जब जब ऐसी बातें आती हैं कांग्रेस धीरे धीरे मजबूती की ओर बढ़ती है। आज 2 युवाओं का कांग्रेस का दामन थामना, एक आधिकारिक तौर पर, एक जो है वो उन्होंने घोषणा कर दी है, लेकिन जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो बाद में करेंगे। और इसलिए क्योंकि वो अभी निर्दलीय गुजरात से निर्दलीय विधायक हैं, इसलिए, यानी कि जिग्नेश मेवानी आप जानते हैं दलितों के एक मुखर चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। और दलित राजनीति जब से पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, तब से कांग्रेस जो है वो दलित राजनीति की सूत्रधार के रूप में उभर कर सामने आई है। तो बहुत बातें, लेकिन इसके साथ साथ आइए एक बाइट आप लोगों को दिखाता हूं जिसमें कन्हैया कुमार जब ज्वाइन कर रहे हैं तो उन्होंने, ये आप देख भी रहे हैं बगल में विजुअल, लेकिन कन्हैया कुमार ने क्या कुछ कहा है ये सुन लेते हैं और फिर अपने तीनों वरिष्ठ पत्रकारों के पास आऊंगा और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आइए कन्हैया कुमार क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद, सुनते हैं पत्रकारों से चर्चा करते हुए। मैं कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं कि मुझे यह महसूस होता है कि इस देश में कुछ लोग, वो सिर्फ लोग नहीं हैं, वो एक सोच है। वो इस देश की सत्ता पे ना सिर्फ काबिज हुए हैं, इस देश की चिंतन परंपरा, संस्कृति, इसका मूल्य, इसका इतिहास, इसका वर्तमान कोशिश कर रहे हैं। वो जो सोच है, उस सोच के बारे में आप अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा था कि आप अपने दुश्मन का चुनाव कीजिए, अपने विपक्ष का चुनाव कीजिए, दोस्त अपने आप बन जाएंगे। तो हमने ये चुनाव किया है। हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लोकतांत्रिक पार्टी, मैं जोर दे करके बोल रहा हूं लोकतांत्रिक पार्टी, ताकि आप लोग परिवारवाद पे सवाल जरूर कीजिएगा। लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हमको लगता है, और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को यह लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। और यह बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, देश में प्रधानमंत्री अब भी हैं, देश में प्रधानमंत्री इससे पहले भी थे, देश में आगे भी प्रधानमंत्री होते रहेंगे। लेकिन आज जब हम लोग श्री राहुल गांधी जी के उपस्थिति में फॉर्मली कांग्रेस पार्टी का फॉर्म भर रहे थे,
तो साथी जिग्नेश ने संविधान की कॉपी दी और हमने उनको भगत सिंह, गांधी और अंबेडकर की तस्वीर प्रस्तुत किया, क्योंकि हमारे अंबेडकर, गांधी और ये जो कह रहे हैं भगत सिंह की तस्वीर पेश की, और दूसरी तरफ बता रहे हैं कि भारत की आज की स्थिति क्या है और इस वक्त कांग्रेस क्यों ज्वाइन किया है। कन्हैया कुमार थे कांग्रेस ज्वाइन करते हुए, और कांग्रेस मुख्यालय में दिल्ली में आप जानते हैं, और वहां मीडिया को संबोधित कर रहे थे, मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया। सीधे आना चाहूँगा पुष्परंजन जी आपके पास, आपने देखा पूरे तमाम घटनाक्रम को, आज के इस पूरे घटनाक्रम पे ओपनिंग कमेंट आपसे चाहूँगा। क्या कुछ कांग्रेस को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे पोस्टर्स लगाए गए, एक तरफ कन्हैया कुमार के स्वागत में भी, और दूसरी तरफ कि टुकड़े टुकड़े गैंग, दिल्ली में अगर देखें तो कई जगह बीजेपी की तरफ से ये पोस्टर भी लगाए गए हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग को शामिल कर रही है बीजेपी, या माफ़ करें कांग्रेस, और अब वो भी उसकी मतलब अपने मेंबर्स में इजाफा कर रही है, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ में। क्या कुछ कहेंगे ये पूरे घटनाक्रम पे? देखिए, इस गैंग के बारे में तो पूछा भी गया था संसद में कि कोई ऐसा गैंग इस देश में है क्या, तो संबंधित मंत्री ने इनकार किया कि नहीं, ऐसा कोई भी गैंग इस हमारे फाइंडिंग्स में नहीं मिला है। अदालत भी इसे नहीं मानती है कि कोई वैधानिक रूप से या सरकार की लिस्ट में कोई टुकड़े टुकड़े गैंग है, या उसके बरक्स जो टुकड़े पर पलने वाला गैंग है, मीडिया में हो या मीडिया से बाहर हो, वो टुकड़े पर पलने वाले गैंग ने इस तरह की एक जो खड़ा कर दिया, बहुत बड़ा सा नैरेटिव खड़ा कर दिया है, और ये चलेगा। उत्तर प्रदेश चुनाव तक इसे चलना है, और खासकर टुकड़े टुकड़े गैंग की चर्चा उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो जाएगी इस घटनाक्रम के बाद से। इनको डर है कि वहां कई सारे वोट और यूथ, कम से कम इस तरह के बोलने वाला और मजबूती से बोलने वाले यूथ की जरूरत उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में उसकी एंट्री होती है तो बड़ा मुश्किल सा रहेगा। और आज चर्चा का अगर ये ज्वाइनिंग वाली बात नहीं होती तो पंजाब छाया रहता, खासकर सिद्धू का मुद्दा छाया रहता, तो वो विषय अपने आप में है। मैं दरअसल कन्हैया कुमार के ज्वाइन करने के साथ साथ उस परिदृश्य को याद कर रहा था। 1983 में मैं जेएनयू का छात्र था, जब डीपी त्रिपाठी राजीव गांधी के राजनीतिक सलाहकार बन के आए थे वहां पर। राजीव गांधी उस समय कांग्रेस के महासचिव थे, उसकी 1 साल के बाद ही उन्हें प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला था। डीपी त्रिपाठी हम सबों, जितने हम छात्र थे उस समय, हम सबों के आइकॉन थे एक तरह से, और एसएफआई के बड़े नेता में से माने जाते थे। छात्र विंग जो सीपीएम की थी, और जेएनयू के पुराने प्रेसिडेंट रह चुके थे, तो उनकी वजह से वो एक तरह से उनके, और वाचन कला देश में, अगर उस जमाने में 10 बेहतरीन अंग्रेजी हिंदी में बोलने वाले थे, डीपी उसमें आते थे। देवी प्रसाद त्रिपाठी इलाहाबाद से जेएनयू आए हुए। डीपी त्रिपाठी का जब मेटामॉर्फोसिस हुआ, कायांतरण, जो राजनीतिक कायांतरण हुआ, उससे हम सबों को आश्चर्य हुआ था। ये कैसे हो सकता है कि लेफ्ट ओरिएंटेशन का एक नेता सीधा सीधा चला जाए किसी ऐसे खेमे में जहां जिसका प्रतिरोध हम लोग बराबर करते रहे। इस कैंपस में गिरफ्तारियां तक भी थी, हम लोगों ने साइनेड आई, सब कुछ हुआ था। तो बड़ा मूर्ति जैसे भरभरा के गिरती है राजीव जी, वो आभास हुआ था उस समय एक छात्र नेता के तौर पर हम सब लोग। तो ये चीजें अब तो सब कुछ सामान्य है। अब मुझे लगता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और जिसके छात्र विंग से आए हैं, AISF से, वहां इनको सारे अवसर दिए गए थे। ये बहस का विषय अपने आप में हो सकता है कि क्या कम्युनिस्ट पार्टियों में जो क्लासेज वगैरह चलते हैं, वहां पर उतनी मजबूती से उन छात्रों को क्लासेज में वो दीक्षा नहीं दी जा रही है। ये प्रश्न उठेगा आगे चल के, और ये प्रश्न भी उठेगा कि सैद्धांतिक रूप से इन्होंने कहा ना कि बहुत लोकतांत्रिक पार्टी में हम आ रहे हैं कांग्रेस में, तो क्या कम्युनिस्ट पार्टी में लोकतंत्र, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में लोकतंत्र की कमी रह गई थी? किस तरह की कमी थी वहां पर कि आपको वहां से शिफ्ट करना पड़ा? ये कई सारे बहस हैं जिन पे हम बाद में बात करेंगे। ओपनिंग कमेंट है, इसलिए मैं शॉर्ट में आ रहा हूँ।
जी बिल्कुल बिल्कुल। और इस बीच ब्रेकिंग देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थन में इस्तीफों का दौर चल रहा है पंजाब में। और पंजाब में अब प्रगट सिंह ने भी चन्नी कैबिनेट से, यानी चरणजीत सिंह चन्नी के कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। अभी आपको बता रहे थे कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने देखा कि रजिया सुल्ताना जो है उन्होंने इस्तीफा दिया, और अब उसके बाद और कुछ मंत्री भी दे सकते हैं इस्तीफा। तो एक तरफ पंजाब कांग्रेस में जो हलचल मची हुई है, वहां से खबरें जो हैं वो कांग्रेस के लिए अच्छी नहीं आ रही हैं। आखिर क्या कुछ चल रहा है? नवजोत सिंह सिद्धू आखिर जैसा चाहते थे वो उन्होंने वैसा ही किया। वहां के पूर्व सीएम जो रह गए यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने में वो सफल हुए। और उसके बाद अब ये जो कुछ हो रहा है ये कहां कांग्रेस को लेकर के जाने वाला है, ये समझना होगा। इस कार्यक्रम के खत्म होते होते पता नहीं और भी कुछ ब्रेकिंग्स आ जाएं, लेकिन बढ़ेंगे सीधे और आऊंगा प्रशांत जी आपके पास। आपका ओपनिंग कमेंट और खासकर जो कुछ भी आज चल रहा है दिन भर उस घटनाक्रम पे बहुत एक छोटी प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा कि एक तरफ हम पंजाब देख रहे हैं जहां से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है, एक हलचल है, हलचल तेज है, और खासकर सत्ता पक्ष जो है केंद्र के का सत्ता पक्ष मतलब बीजेपी जो पार्टी है उसके लिए आज खुशी मनाने का दिन दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये दिख रहा है कि यहां कांग्रेस युवाओं को अपनी टोली में ला करके, और ऐसे युवाओं को जो खासकर आंदोलनों से निकले हुए हैं, चाहे कन्हैया कुमार की बात करें, जिग्नेश मेवाणी की बात करें, या इससे पहले हमने देखा हार्दिक पटेल जो अभी एक कार्यकारी अध्यक्ष हैं गुजरात के, इन लोगों को ला करके कांग्रेस मजबूती भी अपने आप में खुद को मजबूत भी कर रही है। तो क्या कहेंगे? एक तरफ से लोग जा रहे हैं, कई लोग छोड़कर जा रहे हैं, कई लोगों को की एंट्री हो रही है, कांग्रेस को कहां पाते हैं आप? राजीव जी, मैं सिद्धू साहब का जितना कद है उतने ही शब्दों में कोशिश करूंगा कि आपका सवाल को मैं कर दूं, और फिर उसके बाद जो बड़ा सवाल है कि जो कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी आज पार्टी में आए हैं कांग्रेस में, तो उस पर मैं बात रखूं अपनी, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी घटना है। देखिए, सिद्धू साहब की जिस तरह से तस्वीरें आई पिछले कुछ दिनों में कि वो चरणजीत सिंह चन्नी का हाथ पकड़े हुए हैं, कभी हवाई जहाज के सामने फोटो आ रही है, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह, कभी तो हर जगह वो दिखाई दे रहे सेम फोटो फ्रेम में। उस फोटो फ्रेम से दिखाई देता था कि कहीं कोई एक हसरत उनकी रह गई, और हसरत उनकी ये रह गई कि साहब वो उन्होंने बड़ी मेहनत करके, बगावत करके, कुछ करके विकेट तो ले लिया, हालांकि वो बैट्समैन रहे, लेकिन विकेट ले लिया उन्होंने कैप्टन का, लेकिन वो उनको बैटिंग का अवसर नहीं मिला। तो वो पवेलियन में बैठकर क्रीज में बैटिंग करना चाहते हैं, बैक सीट ड्राइविंग करना चाहते हैं। चरण सिंह जी चन्नी मुख्यमंत्री हैं, वो कोई भी फैसला करेंगे तो वो सरकार का फैसला है, वो राजनीतिक रूप से गलत है सही है उसकी जवाबदेही उनकी होगी, उसको उसका खामियाजा वही भुगतेंगे। एक बात। दूसरी की देखिए, कोई एडवोकेट जनरल को ले लिया उन्होंने, किसी मिनिस्टर को ले लिया, उसको लेकर उसमें कुछ आरोप थे, वो किस कैंप का था, ये सब बहानेबाजी है। असली बात ये है कि वो चाहते थे कि बैटिंग करें और उनको पवेलियन में बैठा दिया गया। तो अब इसको कांग्रेस कैसे भी डील करेगी। दूसरा जो सवाल जो अहम है, देखिए सिद्धू साहब ने दिन गलत चुन लिया आज, और कांग्रेस ने जो दिन चुना कि भगत सिंह की जयंती पर, देखिए इसका जो माने है वो बहुत फर्क है। भगत सिंह की जयंती पर जन आंदोलनों से, छात्र आंदोलन से और दलित आंदोलन से निकले हुए दो युवा नेताओं को कांग्रेस में शामिल किया गया। दोनों वामपंथी रुझान के नेता हैं। तो पिछले कई सालों से राहुल गांधी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वो बीजेपी को, आरएसएस को सड़क पर उतरकर चुनौती दें। कांग्रेस के अंदर एक बड़ी लॉबी है जो चाहती है कि क्लिनिकल विरोध हो, ट्वीट करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, स्टूडियो में बहस करके आप बीजेपी को चैलेंज कर दें। तो दो घटनाएं इस देश में हो रही हैं। एक तो जनरेशनल चेंज हो रहा है पॉलिटिकल पार्टीज में। आप देखिए कि डीएमके में जनरेशनल चेंज हो गया, आरएलडी में हो गया,
समाजवादी पार्टी में हो गया, शिवसेना में हो गया। तो जनरेशनल चेंज पॉलिटिकल पार्टीज में हो रहा है और साथ साथ कांग्रेस में दो चीजें हो रही है। जनरेशनल चेंज हो रहा है, यानी जो पार्टी का बेटन है वो सीनियर लीडर से यंग युवा नेताओं की तरफ आ रहा है। दूसरा जो चेंज परिवर्तन आ रहा है वो आइडियोलॉजिकल आ रहा है। आप पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को देख लेंगे तो आपको लगेगा, दिखाई देगा कि नरेंद्र मोदी इस वक्त सबसे बुजुर्ग और सबसे बूढ़े नेता हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में। तो जो जनरेशनल चेंज हो रहा है कांग्रेस में, उसको एक तो तस्लीम किया है और दूसरा कि एक लंबा संघर्ष कांग्रेस में चल रहा है कि कांग्रेस जो है वो लेफ्ट टू सेंटर, यानी नरसिम्हा राव या आप उसके पहले मैं मानता हूं कि राजीव गांधी के समय से कांग्रेस अपनी जो ओरिजिनल वैचारिक जो धरातल है उससे खिसकती गई। जब वो खिसकती गई तो जनाधार भी खिसकता गया। तो 3 प्रधानमंत्रियों के काल में हमने देखा कि वो आइडियोलॉजिकल शिफ्ट कांग्रेस में हुआ। उसको राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं, जिसका पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, मीडिया में, उद्योगपति, उद्योग जगत में, उद्योग जगत के कंट्रोल्ड मीडिया में तमाम तरीके से विरोध होता है। मुझे लगता है कि चन्नी का मुख्यमंत्री बनाया जाना और इन दोनों नेताओं को आना, एक ये कांग्रेस की जो दिशा राहुल गांधी की कोशिश है उसमें एक मील का पत्थर है। अब आगे ये कितना कर पाते हैं, इन नेताओं का, हार्दिक पटेल भी हैं, इनका उपयोग कैसे कर पाते हैं कि स्टूडियो में बैठा देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वेस्ट होगा। तो जन आंदोलन का रास्ता कांग्रेस को इन लोगों के साथ लेना चाहिए और यही मैं अभी कहना चाहता हूं। बाकी तो श्रवण जी को सुनेंगे। बिल्कुल, और जन आंदोलनों से निकले हुए नेता अगर पार्टी ज्वाइन करते हैं और कुछ लोग जो पुराने हैं, जो चांदी का चम्मच हाथ में लिए हुए पैदा हुए और आए और सब कुछ मिलता गया, और उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी के दुर्दिन शुरू हुए तो वो धीरे धीरे कांग्रेस को छोड़ते गए और उसमें एक लंबी फहरिस्त है और उसकी कुछ नाम आप लोगों को के सामने है ऑलरेडी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लो या जितिन प्रसाद का नाम लो, शर्मिष्ठा मुखर्जी का नाम लो या और भी इतने बहुत सारे नाम हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ से भी, उत्तर प्रदेश से भी कुछ लोग गए। तो ये जाते रहेंगे, आते रहेंगे, लेकिन इनमें जो जा रहे हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं, जो आ रहे हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं, ये समझना यहाँ जरूरी है। और जब हम लोग यहाँ पॉलिटिकल चर्चा और पॉलिटिकल एनालिसिस करने पे बैठे हुए हैं और खासकर 3 हमारे वरिष्ठ पत्रकारों की टोली हमारे साथ में है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ इसमें से अच्छी बातें निकल कर आएंगी। सीधे आऊंगा श्रवण जी आपके पास। ये आरोप भी लग रहे हैं जो अभी मैं कह रहा था कि बहुत लोग तो कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं, लगातार छोड़ते रहे हैं। इन लोगों को ला करके आप क्या कर लोगे? और खासकर कन्हैया कुमार को लेकर के जितनी बातें हो रही हैं, कन्हैया कुमार ने जिस ढंग से साफगोई के साथ में अपनी बातें, अपने विचारों को रखा, लेकिन मीडिया का एक धड़ा जो है वो लगातार अब ट्रोल करने में लगा हुआ है, सवाल कर रहा है कई तरह के कांग्रेस से कि क्या कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। इसलिए कन्हैया कुमार ने कहा कि नहीं, बहुत खतरे में है, देश खतरे में है, बाकी है बहुत सारी चीजें। मैं समझना चाहूंगा कन्हैया कुमार के भाषण, उनके बातों को शायद आप भी सुने होंगे, और साथ साथ उससे पहले जो कुछ हो रहा है पंजाब में। और अभी एक तो सिद्धू साहब ने कांग्रेस नहीं छोड़ी है लेकिन उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया। उसके बाद उनकी सपोर्टर रजिया सुल्ताना ने छोड़ा अपना कैबिनेट पद। उसके बाद प्रगत सिंह जो हैं, जो पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी छोड़ दिया। अब अभी जब तक आगे जब कार्यक्रम करेंगे हो सकता है कुछ एक और भी विकेट गिर जाए। सिद्धू साहब विकेट गिराने में ही माहिर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो आखिर भविष्य जो है पंजाब का, उसको किस रूप में देखते हैं? और दूसरी तरफ जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में कुछ लोग जो युवा जो हैं वो शामिल हो रहे हैं, इसको किस रूप में देखते हैं? ये दोनों विस्तार से आपसे चाहूंगा। देखिए राजीव जी, कांग्रेस को तबाह करने के लिए उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप उसमें रहते हुए भी तबाह कर सकते हैं, क्योंकि छोड़ी तो अभी अमरिंदर सिंह ने भी नहीं है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। और सिद्धू ने भी कहा नहीं छोड़ी है, पर आप देख रहे हैं किस तरह से इस्तीफे हो रहे हैं।
तो चूंकि कांग्रेस और बीजेपी में फर्क है, इसलिए आप कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस को खत्म कर सकते हैं, पर बीजेपी में आप बीजेपी के बाहर रहते हुए भी नहीं कर सकते हैं। बीजेपी में अंदर रहते हुए तो बहुत मुश्किल काम है। तो बुनियादी फर्क तो ये है। अब ये टुकड़े टुकड़े गैंग का जो अभी जिक्र किया गया, कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है, पर अब ये कन्हैया कुमार और मेवानी एक ऐसे वक्त पर कांग्रेस में आए हैं कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े हो रही है। तो अब वो गैंग चाहे नहीं हो, पर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए इसमें मुख्य मुद्दा एक है, वो ये है कि इनके आने से, जैसा आपने भी कहा, कांग्रेस को क्या फायदा होगा और पंजाब में जो हो रहा है उससे क्या नुकसान होगा। इन लोगों के आने से मुझे कोई फायदा नजर नहीं आता है, तात्कालिक रूप से कह रहा हूं, क्योंकि चुनाव बहुत सिर पर हैं और कांग्रेस को इस समय विरोध की राजनीति या सड़क की राजनीति अफोर्ड नहीं कर सकती है, उसको सत्ता की राजनीति करनी है। ये दोनों जो है, मेवानी और कन्हैया कुमार, ये सड़क की राजनीति के नेता हैं, मतलब दलित नेता हैं, और चन्नी भी दलित नेता हैं। और इस देश का जो मानस है राजीव जी, वो इतना पोलराइज्ड है कि उसमें अभी जो दलित पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में, उसके लिए सत्ता में गुंजाइश नहीं है, केंद्रीय सत्ता में। अभी पूरा का पूरा जो फोकस है वो एक अलग किस्म का चल रहा है। आपने देखा होगा कि बैकवर्ड क्लासेस का चल रहा है और चीजें चल रही है। दलितों को लेकर अभी जैसे योगी ने भी जो एक्सपांशन किया, उसमें कोई बहुत मेजर रोल नहीं दिया गया है। कांग्रेस थोड़े से ट्रैप में फंस गई है, और उस ट्रैप में जो बुनियादी तौर से फंसने का जो कारण है, मैं ये मानता हूं, जो जिक्र किया अभी, कि पंजाब का अगर जिक्र करें तो मैं इसको अमरिंदर सिंह के लिए को दोषी मानता हूं। ये जो पुराने लोग हैं, जो अभी बात की पुराने और नयों की, तो पुराने लोग जो हैं वो हिलना नहीं चाहते हैं, अपनी जगह छोड़कर दूसरों के लिए जगह बनाना नहीं चाहते हैं। और आप देखेंगे कि इसका जो असर है, ये जो चीज है, जैसे राजस्थान में, हालांकि जो सचिन पायलट हैं वो सिद्धू के लिहाज से बैटिंग नहीं करते हैं और क्रिकेटर भी नहीं है, पर उनकी सफरिंग जो है राजस्थान में वो वैसी ही है जैसी सिद्धू की यहां रही। या मध्य प्रदेश में कमलनाथ छोड़ने को तैयार नहीं है, वो विपक्ष के नेता भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो कांग्रेस में दिक्कत क्या है कि एक लड़ाई जो चल रही है नए और पुरानों के बीच में, और वो बेसिकली परिवार की लड़ाई है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच के वैचारिक मतभेदों की लड़ाई है। क्योंकि अमरिंदर ने कहा कि ये प्रियंका और सोनिया इनएक्सपीरियंस्ड है, मेरे बच्चों की तरह तो हैं, पर इनको समझ नहीं है। और उन्होंने काफी, और ये भी कहा कि अगर सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाया गया तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देंगे उसको न बनने देने के लिए, न जीतने देने के लिए। तो ये एक मामला है कि अब कांग्रेस अपने हाथ से एक राज्य को और खो रही है। अगर कन्हैया कुमार और यहां आते हैं पंजाब में मेवानी, तो दलित वोटों को, वो चन्नी को तो स्ट्रांग कर सकते हैं, पर जो वहां पोलराइजेशन है पंजाब में, उसको मदद नहीं कर सकते हैं। जिस तरह का पोलराइजेशन वहां मतदाताओं में है, बीजेपी और नॉन बीजेपी का, उसमें दिक्कत आ जाएगी। तो मैं अभी इतना ही कहता हूं, उसके बाद फिर आप जब कहेंगे तो अपन आगे की बात करेंगे।
पर मेरा ऐसा मानना है कि ये जो चल रहा है ये कांग्रेस के बहुत खिलाफ चल रहा है और इससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला है। बहुत, मुझे लगता है बहुत नुकसान होगा, क्योंकि कुछ हासिल अभी जो तात्कालिक रूप से न उत्तर प्रदेश में होगा, इससे इसको एक बड़ा इशू तो बनाया जाएगा कि कांग्रेस में देखिए चल क्या रहा है। कांग्रेस में चल रहा है कि तू चल मैं आया वाली स्थिति चल रही है, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी जब नहीं है, शिमला में है, उनकी अनुपस्थिति में ये सब हो रहा है। सिद्धू का जो पूरा का पूरा जो हुआ उसके बाद तो फिर वो आ गए होंगे, पर मैं बता रहा हूं कि ये पूरा का पूरा जो प्रकरण है ये अभी और आगे लंबा चलेगा और चुनाव तक चलेगा, और भारतीय जनता पार्टी इसको एक नए तरीके से पेश करेगी। जैसा आपने भी कहा कि दिल्ली में पोस्टर्स लग गए हैं और ये तमाम चीजें हो रही है, तो अब वो दलित तो कोई वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत नहीं थे, इसलिए कोई ये जो इनका आना है मेवानी का, और ये जो लेफ्ट इनका लीनिंग है जो कन्हैया कुमार का, वो अभी देश जो है लेफ्ट को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये सीपीआई से आए हैं, देश कम्युनिस्टों को रिजेक्ट कर चुका है और बंगाल में भी हो चुके हैं रिजेक्ट, और कन्हैया कुमार तो हार भी चुके हैं बेगूसराय में। उनकी कोई पॉलिटिकल उस तरह की स्टैंडिंग नहीं, वैचारिक स्टैंडिंग बहुत है। जेएनयू के बड़े प्रेसिडेंट रहे हैं, स्टूडेंट यूनियन के, बहुत अच्छा बोलते हैं। तो इस समय बोलने वालों की राजनीति में जरूरत नहीं है। इस समय तो आप पॉलिटिक्स को कैसे बदल सकते हैं, चीजें कैसे अपने पक्ष में, पार्टी के पक्ष में कर सकते हैं, वो है मामला। तो मुझे अभी फिलहाल तो मैं इतना ही कह रहा हूं। आपका कोई सवाल हो तो पूछिए आप। और बहुत सारे सवाल अभी और भी हैं बचे हुए। पुष्परंजन जी, आपके पास आना चाहूंगा। कन्हैया कुमार को लेकर के और जिग्नेश मेवानी को लेकर के कांग्रेस एक तरफ, जहां यहां कांग्रेस के खेमे में खुशी है कि चलो दो ऐसे नेता जुड़े हैं। एक जिग्नेश मेवानी जो दलितों के नेता हैं, काफी काम किया, और पिछले चुनाव में खासकर आप याद कीजिए 2017 के चुनाव में जिग्नेश मेवानी को समर्थन दिया था कांग्रेस ने, और उस निर्दलीय विधायक के रूप में जिग्नेश मेवानी चुन करके आए और दलितों की राजनीति में एक अलग तरह की कहें तो कांग्रेस ने करवट ले ली है, जहां पर हम देख रहे हैं कि इधर पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को लाने के बाद, और उसके बाद बहुत सारी परिस्थितियां पंजाब से जो निकली ये खबर, ये बात चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर के, और उसकी आहट सुनाई दी हमें उत्तर प्रदेश में। हम लोग बहुत अच्छी तरह से देख रहे थे कि कैसे उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दलितों और पिछड़ों को लेकर के 13 ट्वीट किए थे। मायावती जी भी आ गई थी, सब कुछ हुआ। उसके बाद हमने उत्तराखंड में भी देखा, क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, इन तीनों राज्यों में चुनाव है। इसके अलावा 2 राज्य और भी हैं जो नीचे के उसमें दक्षिण में गोवा है, और इधर आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए तो मणिपुर है। ये जो 5 राज्य हैं, लेकिन 3 राज्य बिल्कुल लगे हुए और उत्तर भाग में हैं। खैर, दूसरी तरफ मतलब एक तरफ दलितों की राजनीति और उसमें मेवानी को लाना, दूसरी तरफ बिहार में शायद कांग्रेस को और मजबूत करने की कुछ प्लानिंग हो कांग्रेस को, जिसके तहत कन्हैया कुमार को लाना। अच्छे नेता, बोलने में माहिर नेता माने जाते हैं, जैसा अभी श्रवण गर्ग जी भी बता रहे थे, लेकिन इस वक्त जरूरत जो है सरकार में आने की है। सरकार में आया कैसे जाए, ये भी समझने की जरूरत है कि कैसे आया जाए। बोलने वाले नेताओं की काफी कमी दिखाई देती है। ऐसे अगर देखा जाए कांग्रेस में इस वक्त, जिस प्रकार बीजेपी में एक पे एक बोलने वाले लोग हैं जो कि संघ से निकल के आते हैं और उनकी एक अलग ट्रेनिंग होती है, वैसी ट्रेनिंग वाले लोग इस वक्त नहीं दिखाई देते कांग्रेस में। अंग्रेजी का ट्रांसलेशन सुनाई देता है जब भी हिंदी में बात करते हैं, भाषण देते हैं, चाहे वो राहुल गांधी ही क्यों ना हो। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि लगता है एट द सेम टाइम वो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। लेकिन नॉर्दर्न पार्ट की राजनीति जब करनी है, भारत के ऊपरी पार्ट की, तो यहाँ पर बिल्कुल मुखर होकर हिंदी आपको आनी चाहिए, बोलना होता है।
आप कहां पाते हैं कांग्रेस को, और खासकर इन दोनों के बाद, जबकि ये दोनों आए हुए हैं और इन दोनों को लेकर के बिहार की राजनीति को भी आप पुष्परंजन जी बहुत नजदीक से देख रहे हैं, बेगूसराय की राजनीति को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, लेकिन क्या एक चुनाव मात्र हार जाना, इससे आकलन किया जा सकता है कन्हैया कुमार का, या कन्हैया कुमार एक तुरुप का इक्का की तरह साबित हो सकते हैं आने वाले समय में जो 5 राज्यों का चुनाव है उसमें? मतलब क्या कुछ हो सकता है? और साथ साथ आप देख रहे हैं कि लगातार अभी बैठक चल रही है, अभी जो खबर आपको बता रहा हूं, सिद्धू के घर पर बैठक चल रही है पंजाब में, तो कांग्रेस एक तरफ कोई और खींच रहा है एक रस्सी को, और दूसरी तरफ दूसरे छोर से कोई और खींच रहा है। आखिर ये तो एक ऐसा समय आएगा जब रस्सी जो है वो टूटेगी ही, या रबर है, रबर तो टूटेगा ही। क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, 2 तरह का द्वंद्व है। मैं पूरी बहस को ध्यान से सुन रहा था। बहस में 2 अलग अलग द्वंद्व इस बात का है कि बोलने वाला नेता हो सकता है या नहीं बोलने वाला नेता हो सकता है। क्या बोल के नेता बना जा सकता है? बोल के आप कार्यकर्ता को इकट्ठा कर सकते हैं? बोल के आप सत्ता में आ सकते हैं, या बिना बोले चुपचाप साइलेंट होकर सत्ता में आप आ जाएंगे? ये द्वंद्व है। कन्हैया कुमार बोलने के लिए जाने जाते हैं, और नहीं वो हार गए बोलने की वजह से नहीं। वहां का जो जातीय समीकरण है, जिसे बिहार का लेनिनग्राड बोला जाता था, उसके जातीय समीकरण और पैसे का जो खेल हुआ और बहुत अंदरूनी जो लोकल राजनीति हुई, उसकी वजह से उनके हार के कई सारे कारण हैं। एक चुनाव को हार जाने से किसी नेता का पैरामीटर तय नहीं कर सकते हैं। फिर तो भारतीय राजनीति में बहुत सारे ऐसे महापुरुष जो अब जीवित भी नहीं है, कई बार हारने के बाद केंद्र की राजनीति में आए हो, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। कन्हैया कुमार को एक रणनीति की तरह तहत लाने की चेष्टा हुई है। सबसे जर्जर हालत में पहले बिहार में कोई भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होता था तो उसके नाम को दिल्ली तक एक राजनीतिक शास्त्र का छोटा सा भी कोई विद्यार्थी हो, उसे भी पता होता था कि बिहार में प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है। आज मदन मोहन झा बीपीसीसी के अध्यक्ष हैं, उनको नेट के जरिए, गूगल के जरिए डालने के बाद पता चलता है। गूगल के जरिए डालने के बाद पता चलता है कि वर्किंग प्रेसिडेंट 4 लोगों को बनाया गया है। श्याम सुंदर सिंह धीरज, जिनको मैं जानता हूं निजी रूप से, एक अशोक कुमार, उन्हें उनसे ही परिचय है, 2 और नाम जिनको मैं नहीं जानता, समीर कुमार सिंह और कोकाब कादरी, 4 वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। फिर भी अगर वहां जमीन पे कार्यकर्ता नहीं दिख रहे हैं तो बड़ा सवाल है। कन्हैया कुमार अकेले नहीं आए हैं कांग्रेस में, उनके साथ एक बड़ी जमात आई है। एक जाति को ही प्रतिनिधित्व देते हैं, वो कहना मुझे बड़ा, मैं असहज महसूस करता हूं फिर जाति को लेकर विश्लेषण करूं, मगर जिस जाति का प्रतिनिधित्व देते हैं उससे हो सकता है उत्तर प्रदेश में ही कुछ फायदा हो। लेकिन बड़ा अजीब है कि जिस जाति को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीति हो रही है, भूमिहार जाति को, उस जाति का एक आईपीएस अधिकारी को जेल में डाल दिया गया है, और अब वो भी ठाकुर है बेचारे, तो उन पे आप राजनीति करना चाहते हैं। ब्राह्मण माफिया को गोली सड़क पे फेक इनकाउंटर दिखा के मार दी और ब्राह्मणों का वोट भी चाहिए आपको। ये सब चीजें चलती रहेंगी, लेकिन बिहार में चूंकि जमीन पे कांग्रेस को लाना है तो सबसे पहले आपको कार्यकर्ता चाहिए। कार्यकर्ता खड़ा करने के लिए मुझे लगता है कि उस रणनीति के तहत कन्हैया कुमार को लाने की चेष्टा हुई है। ये बोलने में माहिर है, यूथ की नब्ज को पहचानता है, और वहां उस नब्ज पे चोट करेगा जहां सत्ता पक्ष बहुत दाएं बाएं होता रहा है। जो वायदे करता है बिहार की धरती पर कि 15 लाख हम देंगे, या जो वायदे नौकरी की करता है, उन जगहों पर, उन कमजोर जगहों पर कन्हैया कुमार चोट करेंगे तो शायद कार्यकर्ता और कांग्रेस से जुड़े। ये मुझे लगता है रणनीति का हिस्सा है। कन्हैया कुमार पंजाब में शायद प्रभावी नहीं हो उस तरह से, उत्तर प्रदेश में हो सकता है प्रभावी हो, क्योंकि वो जमीन कहीं ना कहीं बिहार की चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था और उन लोगों को जो कांग्रेस में वेलकम किया जा रहा था, उसका एक बड़ा हिस्सा जिसको कि दिखाने की चेष्टा नेशनल मीडिया ने नहीं की, वो था जिग्नेश मेवानी का भाषण। जिग्नेश मेवानी ने बड़ा ही कमजोर जगह पे उसने चोट की है, जिसको पंजाब में भुनाया जा सकता है। एक तो पंजाब में दलित आबादी, वहां जिग्नेश की जरूरत है वैसे चेहरे की। दूसरा, उसने 3000 किलो ड्रग का इश्यू उठाया आज वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये 3000 करोड़ का जो ड्रग आया है, जिस नशे की वजह से पूरा देश
बर्बाद हो रहा है, और खासकर पंजाब जैसी जगह बर्बाद की कगार पे इन्होंने पहुंचाया हुआ है। उस नशे वाले कारोबार को वो चोट करना चाहते थे। उसे नेशनल मीडिया उस पर चर्चा नहीं कर रही कि कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां एक बड़े, फिर हमारे दो वहां फंसते हैं। मुझे लगता है, और दूसरा गुजरात की राजनीति को ये अच्छी तरह से जानते हैं। गुजरात के में जितने छेद है, 72 छेद है वहां की राजनीति में, उसे नेशनल प्लेटफॉर्म पे कौन लाएगा? कोई गुजराती ला सकता है, या तो जिग्नेश मेवाणी लाए, या दूसरे जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं बिहार में, गुजरात में, वो ला सकते हैं। तो ये सब चीजें सेंट्रल स्टेज में लाने के लिए यूथ को जो लाया जा रहा है, प्रशांत जी के एक बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि धीरे धीरे कांग्रेस अपने यूथ को वहां लाना चाहती है, कि उससे और जो बढ़ना चाहता है। राहुल गांधी मुझे लगता है जो दूसरे रणनीति पे चल रहे हैं, जो मैं महसूस करता हूं कि धीरे धीरे अपने चारों तरफ जो किलेबंदी हो रही है, उसमें 30 से लेके 40-50 साल के युवाओं को, खासकर बोलने वाले युवाओं को धीरे धीरे उसकी किलेबंदी करेंगे, तब कांग्रेस अध्यक्ष पद शायद वो संभालें। उसके पहले जो ग्रुप 23 है, जो बुजुर्ग वर्ग हैं जितने, उनको शायद धीरे धीरे वो सलाहकार मंडल में डालना चाहेंगे, या आप भी रहिए, आप वहां पर कांग्रेस का एक सलाहकार मंडल बनाया जाता है, आप रहिए वहां पर, सलाह देते रहिए, जो करना है कीजिए वहां पर। ये चीजें लगता है धीरे धीरे उसी तरह से ये चलेंगे। और मुझे लगता है कि ये सारा कुछ जो कुछ पंजाब में हो रहा है लगातार, सिद्धू को कैसे किनारा करना है, इसकी रणनीति मुझे लगता है दिल्ली में धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगी। जी राजीव जी। जी प्रशांत जी, सिद्धू की बात हम कर रहे हैं, और सिद्धू से लेकर के यहाँ दिल्ली में जो कुछ भी आज हुआ उसकी बात कर रहे हैं। सिद्धू काफी चर्चा में है, और साथ साथ अमरिंदर सिंह जी कह रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर की इस वक्त हमारी पूरी नजर है, टिकी हुई है कि क्या कुछ चल रहा है पंजाब में, और सब कुछ देखने के बाद हम फैसला लेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो बीच बीच में कुछ जो चिंगारी की तरह छोड़ देते हैं कि चलो मीडिया के लिए एक जगह भी बनाए, मीडिया में अपनी जगह बनाए रखे हुए हैं पिछले कई दिनों से, ये हम लोग देख रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर बनाम सिद्धू, और इसमें अब एक तो गए ही, दूसरे भी चले गए, उसके बाद सिद्धू साहब भी उधर बैठक कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर जो हैं उनकी नजरें टिकी हुई हैं। कांग्रेस की का जो एक मजबूत किला माना जाता था पंजाब, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि अब आने वाले समय में 5 महीने में चुनाव है, और उसमें जो भी चीजें हो रही हैं, इसका असर दूसरे राज्यों पर क्या पड़ने वाला है, थोड़ा ये समझना चाहूंगा आपसे। और खासकर ये जो एंट्री हुई है, इसका भी असर क्या उत्तर प्रदेश में पड़ेगा? जी राजीव जी, मैं पहले तो जो श्रवण जी ने कहा, मैं उससे सहमत हूं कि कांग्रेस जो है वो सत्ता की राजनीति करने वाली पार्टी है, और ये बात सही है। और कांग्रेस एक्टिविस्टों की पार्टी नहीं है। और कांग्रेस में एक और बात है, क्योंकि मैंने बहुत लंबे समय तक कांग्रेस की रिपोर्टिंग की है, कि कांग्रेस जब किसी को लेती है अंदर, तो इतना संगठनात्मक जो अनुशासन है, और इतनी वहां पे पैतरेबाजी है, इतने तरीके की लॉबीज हैं अंदर, इतने तरीके के गुट हैं, तमाम गुरुत्वाकर्षण शक्तियां कांग्रेस के अंदर हैं। और उसमें होता क्या है कि वो बैगेज बाहर रखवाते हैं, कि आप जहां से भी आ रहे हो, बस्ता आप बाहर रखिए। आप देखिए कि एक सारी जिंदगी की एक आंदोलन की और एक समाजवादी विचारधारा की पृष्ठभूमि लेकर जयपाल रेड्डी कांग्रेस में गए थे, लेकिन वो जयपाल रेड्डी जैसे जनता दल में थे, वैसे वो कांग्रेस में नहीं रह पाए। तो कांग्रेस एक्टिविस्टों की पार्टी नहीं है, और ना बनेगी, और ना वो रास्ता भी नहीं है। और अब वो तमाम लोग पार्टियों में आते हैं, उनका पार्टी उपयोग कैसे करती है, ये इंपॉर्टेंट है। आम आदमी पार्टी जब बनी तो बहुत मिडिल क्लास लोगों को बड़ी उम्मीद थी, बहुत बड़े बड़े लोग आए, कोई बैंकर आया, कोई सीईओ आया, कोई प्रोफेसर आया, कोई वकील आया बड़ा, और उसके बाद सत्ता आते ही वो सत्ताधारी पार्टी बन गई, सत्ता की राजनीति करने वाली पार्टी बन गई, और सारे एक्टिविस्ट छोड़ के भाग गए। तो कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस
एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे तमाम सारे ग्रेविटीज हैं, अनुशासन है, वहाँ अकेले राहुल गांधी की भी नहीं चलती है। तो एक तो ये है। दूसरा पंजाब का देखिए, जैसे मैंने कहा कि पंजाब में जो राजनीति प्रभावित करेगी, जिसकी हम आप चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं, पंजाब के इलेक्शन को जो चीज सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली है, ना वो अमरिंदर सिंह, ना वो सिद्धू, ना अकाली दल, ना अमित शाह या बीजेपी तो वहां ऑलरेडी 2 सीटों पे ही है केवल। वहां की राजनीति प्रभावित होगी किसान आंदोलन से, और वो उसकी झलक मैं कई बार जाता रहा हूं, दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार में जिस तरीके से मिडिल क्लास और किसानों के बीच में एक खाई है, पंजाब का मिडिल क्लास क्योंकि किसान पृष्ठभूमि से मिडिल क्लास बना है, तो उनका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर है, वह पत्रकार, वो किसान के साथ खड़ा हुआ है, इमोशनली खड़ा हुआ है, भावुक रूप से खड़ा हुआ है। वो पारियों में आते हैं, यहाँ सिंघू बॉर्डर पे हफ्ते 10 दिन में छुट्टियां लेके लोग आते हैं। तो कांग्रेस वहां पे पंजाब की राजनीति में प्रभावित जो करेगा वो किसान आंदोलन करेगा। किसान आंदोलन की वजह से नुकसान अकाली दल को होगा, किसान आंदोलन की वजह से नुकसान बीजेपी को। तो क्या होगा कि बीजेपी तो ऑलरेडी 2 सीट पे, लेकिन नुकसान उनको भी होगा। दूसरे की देखिए, मैंने पंजाब के इलेक्शन कई बार कवर किए हैं बतौर संवाददाता। पंजाब में जब आप जाते हैं तो पूरे देश में या उत्तर भारत में बीजेपी हिंदू मुसलमान कार्ड खेलती है। पंजाब का चुनाव बीजेपी और आरएसएस सिख और हिंदुओं के अंडरकरंट पे लड़ती है। बिल्कुल डिफरेंट पोलराइजेशन पे पंजाब का चुनाव लड़ती है बीजेपी। तो वहां पे कैप्टन अमरिंदर और ये सब कितना सहयोग कर पाएंगे, वो अभी तो क्या कहें उसमें। जी बिल्कुल, कैप्टन अमरिंदर की नजरें लेकिन टिकी हुई हैं और कह रहे हैं कैप्टन अमरिंदर की सिद्धू जो हैं वो प्लॉट तैयार कर रहे हैं कांग्रेस से बाहर जाने का। तो यानी कि नजरें टिकी हुई हैं कैप्टन अमरिंदर की, खासकर कांग्रेस के ऊपर, सिद्धू के ऊपर। और अभी उनकी जो उनके बयान लगातार मैं देख रहा हूं इस कार्यक्रम को करते करते कि क्या क्या कैप्टन अमरिंदर की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वही आप लोगों तक रख भी रहा हूं। उनका कहना है कि सिद्धू कांग्रेस छोड़ने के लिए प्लॉट तैयार कर रहे हैं, लेकिन क्या कैप्टन अमरिंदर फिर से कैप्टन वाली पारी के लिए तैयार होंगे, ये सोचने वाली बात है। एक बार श्रवण जी आपके पास आना चाहूंगा फिर से, और सवाल ये है कि हम जब पंजाब में, क्योंकि अभी आने वाले समय में 2-4 घंटे में हम लोग देखेंगे बहुत सारी चीजें बदलेंगी पंजाब में, जिस गति से घटनाक्रम चेंज अब हम लोग देख रहे हैं, और उसमें बहुत सारी खबरें आएंगी। हम लोग जब इस कार्यक्रम को समाप्त कर देंगे तब भी शायद, लेकिन ओवरऑल इस पूरे मसले में पंजाब में जो घटनाक्रम हम लोग देख रहे हैं कि सिद्धू को लेके आना, फिर सिद्धू के बाद कैप्टन का 2 महीने बाद जाना, और इस 2 महीने के अंदर कैप्टन और सिद्धू के बीच में जिस प्रकार तनातनी का आलम दिखाई देता रहा, उससे ये बात तो साफ समझ में आती रही कि कांग्रेस के लिए एक मजबूत जो स्टेट है पंजाब, और इसमें ये माना जा रहा है कि इस बार शायद फिर से वापस आ जाए कांग्रेस वहां पर, और वहां से कैप्टन की विदाई करना, सब कुछ सिद्धू के ऊपर छोड़ना। और अभी यह भी कहा जा रहा है कि सिद्धू ने इस्तीफा इसलिए दिया है क्योंकि सिद्धू के मन मुताबिक कैबिनेट में कुछ लोगों को जगह तो दी गई, लेकिन उसके बाद उनको जो पोर्टफोलियो मिलना था, क्योंकि आज ही सुबह पोर्टफोलियो का बंटवारा भी हुआ है, तो जो पोर्टफोलियो मिलना था वो पोर्टफोलियो नहीं देने के कारण ही आखिर, अगर ऐसा है तो आखिर इस ईगो में चुनाव, तो आप जैसा आपने पहले भी बताया कि ये एक स्टेट, मजबूत स्टेट जो है उसको आप खो रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवरऑल मैं थोड़ा समझना चाहूंगा कि आखिर इस ईगो से, ये तो सब लोग जानते हैं कि पार्टी तो नहीं चलती, परिवार नहीं चलता तो पार्टी तो दूर की बात है, वो नहीं चलती है, लेकिन ओवरऑल इसमें अगर दोषी माना जाए तो किसको मानेंगे? केंद्रीय नेतृत्व को, या वहां सीधा जो है पंजाब की जो कांग्रेस है उसको? और इन सब के बीच अब एक नई कांग्रेस की भी बात चल रही है जिसमें मेवाणी और कन्हैया कुमार की एंट्री, इससे पहले
4 साल पहले हमने देखा कि गुजरात में इनकी हार्दिक पटेल की एंट्री और ऐसे कई लोगों की एंट्री कराने की बात भी चल रही है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। ओवरऑल थोड़ा सा पंजाब होते हुए केंद्र तक। देखिए, मैं सबसे पहले तो जो प्रशांत जी ने कहा ना, उसका मैंने खुलकर नहीं कहा था, पर अब कहता हूं कि वहाँ पोलराइजेशन जो है हिंदू और सिख वोटों के बीच में है। और जब किसान जब मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई कांग्रेस की तरफ से, तब ये प्रमुख रूप से उठा था कि जब एक नॉन सिख को बनाने का प्रस्ताव केंद्र ने दिया एक महिला नेत्री को, तो उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि पंजाब में किसी सिख को बनाना चाहिए। तो उस लिहाज से चन्नी का जो चुनाव हुआ वो, और आपने देखा कि चन्नी के पहले कितने नाम वहां हवा में आए थे और मिठाइयां तक बट गई थी। तो पंजाब का तो पूरा मामला अलग है रंजन जी। किसानों का जो पूरा मामला है, देखिए मुझे लगता है कि इस बार अकालियों के पक्ष में जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी और अकालियों को बाहर से समर्थन दे नहीं दे, या भारतीय जनता पार्टी का वोट भी अकालियों के साथ चला जाए, मैं रूल आउट नहीं करता हूं। क्योंकि अकालियों के साथ एक जो पॉजिटिव फैक्टर है कि उन्होंने अपनी बहुत बड़ा सेक्रीफाइस ये किया है किसानों के लिए कि आपने हरसिमरत को देखा कि उन्होंने मंत्री पद छोड़ा, बीजेपी से अलायंस तोड़ा और एक विपक्ष की राजनीति और बीजेपी की आलोचना का जो प्लेटफॉर्म उन्होंने खुले तौर पर किसानों के पक्ष में लिया, वो कांग्रेस ने नहीं लिया। कांग्रेस ने तो अमरिंदर ने किसानों से कहा कि आप अपना आंदोलन पंजाब की सीमा से बाहर ले जाइए, और सिद्धू का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है किसानों के आंदोलन में। सिद्धू जिस पंजाब के एजेंडे की बात कर रहे हैं, वो खुद के एजेंडे की बात कर रहे हैं। उन्होंने पंजाब के एजेंडे, खुद के एजेंडे को पंजाब का एजेंडा मान रखा था। तो इसलिए पंजाब की राजनीति में जो हुआ है अभी, मैं उसके लिए जो सबसे बड़ा दोषी जिसको मानता हूं, अमरिंदर को मानता हूं कि उन्होंने जो जिस तरह की पॉलिसी वहां चलाई है पंजाब में, एकोमोडेट नहीं करना और अपनी मर्जी की सरकार को चलाना और बनाए रखना, ये उसके कारण पूरा का पूरा पंजाब में कांग्रेस का सिनेरियो बना है। तो इनका कैप्टन का तो ये था कि मैं किसी की नहीं चलने दूंगा, न राहुल का सुझाव मानूंगा, न वो अगर सिद्धू को थोड़ा सा एकोमोडेट करते मंत्रिमंडल में, कई चीजें चुनाव तक चला लेते चीजों को, तो उन्होंने नहीं चलाया। तो मैं पंजाब को तो बड़ा एक ऐसा स्टेट मानता हूं जहां बहुत मान रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी को बड़ी एज है वहां, जिस समाज को, जिस वर्ग को रिप्रेजेंट करती है आम आदमी पार्टी, और जो उनको पिछले लोकसभा चुनाव में सफलता मिली, तो उनके हौसले तो इस समय काफी बुलंद हैं। तो आम आदमी पार्टी और अकालियों के बीच में अलायंस हो सकता है, कई चीजें हो सकती है। मैं जो आपने कहा कि मैं पंजाब के बारे में बात करके केंद्र के बारे में बात करूं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल के नेतृत्व को अब चुनौती और बढ़ जाएगी। ये जो एक्ट हुआ है पंजाब का, और उसमें वो लोग काफी मजबूत हुए हैं जिसका जिक्र किया गया, ग्रुप ऑफ 23 के नाम से भी किया गया, अभी शायद पुष्प जी ने किया या प्रशांत जी ने किया, ध्यान नहीं है। ये लोग और मजबूत हो जाएंगे। मतलब जैसे अमरिंदर जब गए थे तब किस तरह की ट्वीट्स किए गए थे संजय झा ने और तमाम लोगों ने। बताइए, संजय झा अभी भी कांग्रेस में है और वो लगातार कांग्रेस के खिलाफ लिख रहे हैं। तो कांग्रेस को, मैंने जैसा शुरू में कहा कि कांग्रेस को आलोचना करने के लिए कांग्रेस छोड़ना जरूरी नहीं है, आप कांग्रेस में रहते हुए ये काम कर सकते हैं, और ये बड़ी छूट है कांग्रेस में जो कि बीजेपी में नहीं है। मार्गदर्शक मंडल जैसी कोई चीज कांग्रेस में, जो पुष्प जी ने कही, वो कांग्रेस में संभव इसलिए नहीं कि मार्गदर्शक मंडल हमेशा, अगर आप सत्ता में हैं तो बना सकते हैं, आप विपक्ष में तो खुद ही मार्गदर्शक मंडल में है, मतलब राहुल खुद ही मार्गदर्शक मंडल में है। अब वो विपक्ष में जो जिनका कुछ है ही नहीं, वो क्या मार्गदर्शक मंडल बनाएंगे।
तो अभी जो दिक्कत है वो ये है, जो मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं और वो पुराने लोग जो नयों को एकोमोडेट नहीं करना चाहते हैं। मुझे बहुत शक है, जैसा कहा पुष्प जी ने कहा या प्रशांत जी ने कहा कि वो कहते हैं अपना बैगेज बाहर छोड़कर अंदर आइए, तो इन नए लोगों को, मेवानी हो या कन्हैया कुमार हो, इनको अपने साथ कैसे बिठाएंगे? कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद और खुर्शीद और तमाम लोग कैसे बात करने देंगे, कैसे बोलने देंगे? ये बड़ा एक अलग सा सवाल है। कन्हैया कुमार की बिहार में, मैं तो काफ़ी बिहार रहा हूँ, इसलिए मुझे बिहार की पॉलिटिक्स का भी काफ़ी थोड़ा तो नॉलेज है। पुष्प रंजन जी जितना नहीं है, पर थोड़ा बहुत है। तो वो बिहार में बहुत उन्होंने कहा, जाति समीकरण की भी बात कही उन्होंने, पुष्प रंजन जी ने। वो बिहार की राजनीति को कितना आंदोलित करेंगे, और राहुल गांधी उनको बिहार की राजनीति के लिहाज से लाए हैं। तो बिहार में तो देखिए, कांग्रेस में वहाँ जिस तरह की राजनीति चलती है, मिश्रा जी के, जगन्नाथ मिश्रा जी के ज़माने से या उनके भी पहले से, हम देख रहे हैं कि वहाँ कोई किसी नए आदमी को घुसने ही नहीं दिया जाता है। वहाँ कांग्रेस में बड़ा जम के विरोध होता है। हाँ, मैं थोड़ा सा ये देखता हूँ कि गुजरात में मेवानी और जी का या हार्दिक पटेल का से, क्योंकि गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन ने काफ़ी वहाँ एक नए किस्म का पोलराइजेशन किया था। पर गुजरात में भी अगर अभी आप देखें कि जो मंत्रिमंडल में, गुजरात में भी जो चीफ मिनिस्टर बदला है उन्होंने, मुख्य प्रधानमंत्री जी ने, तो उसमें उनके दिमाग में कोई दलित फैक्टर नहीं था। अगर आपने देखा हो कि पटेल फैक्टर, पाटीदार फैक्टर था, जहां से मतलब हार्दिक पटेल ने आंदोलन किया था नितिन पटेल के कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहां से। तो वो वहां गुजरात की राजनीति में जो बहुत ही गुजरातियों के माइंड को अगर आप जानते हो, समझते हो, तो वो बहुत ही ज्यादा वो लेफ्ट ओरिएंटेड लोगों को या दलितों को बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देते हैं आगे, क्योंकि उनको लगता है कि वो उनके लिए काफी एक तरह का चुनौती है, उनके बिजनेस के लिए चुनौती है, उनके अस्तित्व के लिए चुनौती है। तो मैंने जैसा शुरू में कहा कि राहुल गांधी अगर सड़क की राजनीति, उन्होंने तय कर लिया है राहुल गांधी ने कि अब सत्ता तो मिलेगी नहीं, तो सड़क की राजनीति चलाओ और विरोध करो लगातार, और युवाओं को शामिल करो, सभी वर्गों के युवाओं को शामिल करो और इस सरकार को तंग करो। तो वो तो बिल्कुल एक सफल काम है कि उसमें जो राहुल गांधी का सोच है वो ठीक है। तो उसमें तो ये है कि अब तो कुछ बचा नहीं है। देखिए आप, गोवा में फलेरियो ने, पूर्व चीफ मिनिस्टर थे, इस्तीफा दे दिया, और उन्होंने जो कहा है कांग्रेस को लेकर, ये जो चल रहा है कांग्रेस में, और वो तृणमूल में जा रहे हैं। तो ये सुष्मिता देव जो वहाँ जो है बंगाल में, कांग्रेस, वो तृणमूल में चली गई हैं। हालांकि वो उनका बैकग्राउंड पूरा कांग्रेस का है। मतलब अगर आप देखें कि उनके पिता चीफ मिनिस्टर है या उनकी माता का जो आप देखें बैकग्राउंड देखें, तो ये तमाम चीज़ें दिखाती हैं कि जो कांग्रेस में परिवार में, सोनिया गांधी जी के परिवार में जो वैचारिक द्वंद्व है, वो द्वंद्व यही है कि हमको पुरानों को साथ लेकर चलना है या नयों को साथ लेकर चलना है। तो अगर आप पुरानों को साथ लेकर चलना चाहते हैं तो फिर पंजाब में सिद्धू के लिए जगह नहीं है, राजस्थान में पायलट के लिए कोई जगह नहीं है, मध्य प्रदेश में किसी युवा नेता के लिए जगह नहीं है। ये एक है, वो पुराने लोगों को कुछ नहीं करना है, मतलब कोई आंदोलन नहीं करना है, अपनी पुरानी इमेज को के आधार पर चुनाव को हारते रहना है या जीतते रहना है। तो अब जो है काफ़ी बड़ी दिक्कतें कांग्रेस के सामने हैं। मैं ये जो चल रहा है, इनके आने से कांग्रेस कितनी मजबूत होगी, बिल्कुल नहीं लगता है कि मजबूत होगी। पंजाब में कांग्रेस की वापसी में बिल्कुल नहीं देखता हूँ।
सिद्धू इस समय अमरिंदर सिंह को जितना नुकसान होगा पहुंचाएंगे और अमरिंदर सिंह सिद्धू के लेवल पर आके लड़ाई लड़ेंगे, जो कि शोभा नहीं देता है उनको कि वो इस तरह का उनकी उम्र और उनके 80 साल की उम्र और उनका स्टेचर देखते हुए कि उनका हो गया काम। सिद्धू को उन्होंने मार्जिनलाइज किया, पहले अपने पार्टी में किया, फिर कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी हो गया और अब तो उनके मंत्री भी सारे इस्तीफे दे रहे हैं, लोग भी दे रहे हैं। तो एक जो स्टेबिलिटी है पंजाब में वो तो अब मुझे लगता है चुनाव के पहले खत्म हो जाएगी काफी। और इस सब में जो गेन है वहां पंजाब में वो मैं अकालियों का और आम आदमी पार्टी का देखता हूँ। जो भी होगा और क्या होगा वो तो देखेंगे, पर जो जितना हम पंजाब में इतना रहे हैं, घूमे हैं, अखबार निकाला है पंजाब से, भास्कर को तमाम जगह से, तो हमको थोड़ी सी जो जानकारी है वहाँ के नॉलेज है कि अगर बहुत कुछ तब से अब तक में नहीं बदला है तो ये एक पर्टिकुलर रीजन है मालवा का पंजाब में, जहाँ ये जो दलित कार्ड है या दलित वोट है वो दोआबा में नहीं चलता है और माजा में ज़्यादा नहीं चलता है। तो वो कितना, और उसको दलित वोट को भी बांटने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं वहाँ, कई लोग हैं उसके दावेदार। तो ये पंजाब की राजनीति को ये जो धक्का है सिद्धू ने जो दिया है वो जबरदस्त दिया है। और सिद्धू की रिलायबिलिटी जैसा कहा ही जाता है, वो रिलायबल प्लेयर तो कभी रहे नहीं। वहाँ अजहरुद्दीन के नेतृत्व में इंग्लैंड में खेलने गए तो बिना कैप्टन को बताए हुए, कैप्टन जब ढूंढने गए उनको उनके कमरे में तो पता चला कि वो तो बम्बई पहुंच चुके हैं और उनको सिद्धू जी को उसकी जो फील्ड की ग्रास थी या फील्ड का जो ट्रैक था वो पसंद नहीं आया। तो सिद्धू को लेकर कई कहानियां हैं कि वो अपने कप्तानों से, अपने सुपीरियर से या तमाम लोगों से उनका कभी बनती नहीं है और उनको कांग्रेस में लिया जाना ही एक बड़ी भूल थी। वो उनका एजेंडा, उनके एम्बिशंस बहुत अलग हैं और इसीलिए अरुण जेटली के साथ उनकी बनी नहीं, अमृतसर की सीट को लेकर नहीं बनी, बीजेपी में नहीं बनी, बीजेपी को छोड़ा उन्होंने और अब कांग्रेस को छोड़ने की या कांग्रेस में ही रहकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की बात है। तो ये जो मेरा थोड़ा सा सोच है पंजाब की राजनीति का और केंद्र की राजनीति का, मैं जो कुछ हो रहा है उसको बहुत पॉजिटिव नहीं मानता हूँ। मतलब जिस तरह की जरूरत है आज की तारीख में कि विपक्ष कांग्रेस की तरफ देख रहा है कि वो नेतृत्व करे और विपक्ष कह रहा है कि कांग्रेस के पास 200 से ज्यादा सीटें हैं, जहां या तो वो दूसरे नंबर पर है या तीसरे नंबर पर है या पहले नंबर पर है और जहां उसकी बीजेपी से या एनडीए से सीधी लड़ाई है। ऐसे माहौल में जो चल रहा है कांग्रेस में, वो विपक्ष के लिए और कांग्रेस के लिए बहुत दुखदाई है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ताली बजाने का और बैंड बाजे बारात निकालने का ये टाइम है। मेरा इतना ही सबमिशन है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब कार्यक्रम को समाप्त करें, लेकिन उससे पहले आप तीनों से एक छोटा सवाल करते चलूंगा। सबसे पहले पुष्परंजन जी आपसे, मेवानी और कन्हैया कुमार का कांग्रेस में आना फायदे का सौदा देख रहे हैं कांग्रेस के लिए या घाटे का? नहीं, मुझे नहीं लगता ये घाटे का कोई सौदा है, कोई बुरा नहीं है उनका आना और ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कुछ ना कुछ करेंगे वो लोग। देखिए, एक जमाना था जब कांग्रेस सेवा दल, उसके बाद यूथ कांग्रेस, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस, इंटर, NSUI, ये सब एक्टिव थे। 80s के दशक की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने स्वयं देखा कई ऐसी सभाओं में ये सब लोग एक्टिव रहते थे, इनके सारे कार्यकर्ता जमीन पे दिखते थे। अगर कांग्रेस उस तरफ आती है तब तो ठीक है। पंजाब को अगर रोल मॉडल मान लेते हैं, पंजाब में जिस तरह का बिखराव हो रहा है, जो पंजाब में अगर कांग्रेस फेल करती है, क्या वही पैरामीटर है पूरे देश के इसका? तब तो आप गए, आप धीरे धीरे स्थानीय राजनीति वाले हो जाएंगे। अगर पंजाब पैरामीटर नहीं है तो देश में आगे बढ़ने के रास्ते बन सकते हैं। जिन संगठनों का मैंने अनुषंगी संगठनों का नाम लिया, उन्हें फिर से जिंदा करते हैं,
या फिर नए सिरे से संगठन खड़ा करते हैं जमीन पे, तब तो बात बनती है। और केवल ये दो लोगों के आने से कांग्रेस में क्रांति आ जानी है, ये भी खुशफहमी में मैं नहीं रहता। कम से कम बहुत सारे इस तरह के चेहरे उनको लाने पड़ेंगे, बहुत किलेबंदी की जरूरत पड़ेगी, तभी कुछ हो सकता है कांग्रेस का। जी राजीव। इसी सवाल के साथ प्रशांत जी, आपके पास क्या कहेंगे इन दोनों की एंट्री, और दूसरी तरफ तो हम पंजाब पे बहुत सारी बातें हम लोगों ने की, और पंजाब का जो अभी नाटक चल रहा है वो अभी जारी है, वो चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा देखते हैं। सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच जो खींचतान है वो कहां जाकर के वो उस पर विराम लगता है, वो देखने वाली बात अलग होगी। लेकिन आज एक तरफ आंदोलनों से निकल के आए हुए दो लोगों को, दो नेताओं की एंट्री जो है वो कितनी मजबूती प्रदान करेगी, और ये क्या घाटे का सौदा है या फायदे का सौदा है राहुल गांधी के लिए जो अपनी टीम बना रहे हैं? देखिए, वो इसकी कोई भविष्यवाणी तो मैं नहीं कर पाऊंगा कि ये सफल होगा या असफल होगा, लेकिन मैं इसको इस जो आमद हुई है दो लोगों की, इसको एक प्रक्रिया का हिस्सा मान रहा हूँ। और ये प्रक्रिया वही प्रक्रिया है कि जितिन प्रसाद के बाहर जाने की एक वजह है या सिंधिया के बाहर जाने की वजह है, और ये लोग जो अंदर आ रहे हैं, तो कांग्रेस के अंदर एक वैचारिक, ये कोई उम्र का फासला का मामला नहीं है कि यंग और ओल्ड का विवाद नहीं है। विवाद वैचारिक है कांग्रेस के अंदर। वैचारिक ये है कि जो नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की राजनीतिक और आर्थिक विरासत है, और अगर आप राहुल गांधी के भाषणों को सुने या उनके ट्वीट्स को सुने या उनकी एक्टिविटीज़ को देखें, तो वो बहुत दूसरे, वो भले ही पब्लिकली बोले नहीं, लेकिन उससे बिल्कुल भिन्न है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में अब वैचारिक जो द्वंद्व है वो अब यहाँ से निर्णायक दौर पर पहुंचेगा। ये जो चिट्ठीबाज जिनको कहा जा रहा है या जो ओल्ड गार्ड है, ये उस विरासत के लोग हैं जो चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ हम क्लिनिकल लड़ाई लड़के टीवी स्टूडियो की बहस से हम बीजेपी को हरा दें। तो वो तो नहीं हो पाएगा। तो मेरे ख्याल से अब ये यहाँ से लड़ाई और तेज होगी, जिसका एक झलक आप पंजाब में देख रहे हैं कि पंजाब में एक बड़ी वजह जो है वो चन्नी का आना है। चन्नी की जगह कोई और होता तो शायद ये स्वरूप वहाँ नहीं हो रहा होता। तो ये जो निर्णायक लड़ाई, अब निर्णायक दौर में लड़ाई होगी वैचारिक, उसमें बहुत मंथन होगा, अंदर जाएंगे बाहर जाएंगे, कांग्रेस को कभी कोई स्टेट में नुकसान होगा, फायदा होगा, लेकिन ये सब कुछ अगर कांग्रेस को सत्ता की राजनीति करनी है तो 2022 तक इसको सेटल करना होगा, कहीं ना कहीं पहुंचना होगा, तब 2024 में आप चुनौती दे पाएंगे। बिल्कुल। श्रवण जी, आखिरी सवाल कि क्या राहुल गांधी जिस सियासत को कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देख रहे हैं बहुत नज़दीक से, उनका जो रास्ता है, खासकर आप देखिए अगर हम पंजाब की बात ही करें तो वहाँ दलितों की राजनीति को उभार देना, फिर उसके अलावा अगर छत्तीसगढ़ जाएं तो वहाँ पर आदिवासियों और किसानों की बात, और वो पिछले चुनाव से हम लोगों ने देखा है, भूपेश बघेल वहाँ हैं, तो एक वंचित समाज, किसानों, आदिवासियों, दलितों, इन सब की राजनीति में, मतलब अपनी राजनीति में इन सब को एक प्रमुखता के साथ में लेकर के आना, ये पिछले 5-7 साल से राहुल गांधी जब अध्यक्ष थे तब भी, और अध्यक्ष नहीं है तब भी, ये दिखाई देता है। उनके इस रास्ते को आप किस रूप में देखते हैं, और खासकर जब 5 राज्यों का चुनाव, और जैसे शुरुआत में आपने भी कहा कि यहाँ पर आंदोलन नहीं, यहाँ पर सरकार चाहिए, सत्ता चाहिए, तो क्या ये रास्ता जो है बहुत आसान दिखाई नहीं देता? देखिए, मैं सबसे पहले तो इन दोनों के आने को बहुत स्वागत करता हूँ, काफी बड़ी घटना मानता हूँ, और एक पैराडाइम शिफ्ट मानता हूँ कांग्रेस की राजनीति के लिए, जो कि कभी आजादी की लड़ाई में इस तरह का रहा होगा। दिक्कत क्या है कि जो राहुल राजनीति कर रहे हैं, मतलब आप भट्टा परसोल की को याद कर लें या और तमाम में 50 घटनाएं हैं
कि राहुल का जो सोच है वो बहुत ही पुअर ओरिएंटेड, गरीब लोगों के प्रति और सर्वहारा के प्रति उनका डेडिकेशन अपनी जगह कायम है, और वो कांग्रेस के ट्रेडिशनल सोच से बिल्कुल अलग है। जो मैंने जिक्र किया, आपको शायद खत्म करना है इसको, डिबेट को, मैं अपनी बात कर लूं तो मुझे लगता है कि राहुल जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं कांग्रेस को, बाकी लोग सत्ता की राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग वो सत्ता के बिना रह नहीं सकते। चाहे कपिल सिब्बल हो या और तमाम लोग हों, गुलाम नबी आजाद हो या अमरिंदर सिंह हो, ये लोग सड़क की लड़ाई के लोग कभी रहे नहीं, और सीधे चुनाव जीतकर बहुत सारे लोग जो ग्रुप ऑफ 23 है उसमें कभी आए नहीं, ये सब राज्यसभा वाले लोग हैं। तो राहुल गांधी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो बुनियादी लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। उस लड़ाई में जो अभी कांग्रेस में बने हुए लोग हैं, मठाधीश हैं, वो सहयोग करते हैं, असहयोग करते हैं कि विरोध करते हैं, ये देखने की बात है। क्योंकि आपने कहा, इन्होंने भी कहा, प्रशांत जी ने भी और पुष्परंजन जी ने, कि जा कौन रहा है और आ कौन रहा है। मतलब रिप्लेसमेंट देखिए कि सिंधिया और जितिन प्रसाद का जो रिप्लेसमेंट है वो कन्हैया कुमार और मेवानी है। अगर अपन वो देखेंगे 2 लोग गए और 2 लोग आए में, तो आप स्टेटस के हिसाब से देखिए कि कांग्रेस के कल्चर में स्टेटस के हिसाब से ये दोनों फिट होते हैं क्या, कि इनके स्टेटस का कोई आदमी राहुल गांधी बीजेपी में से या किसी और पार्टी से ले आए हों जो इनकी विरासत का हो, या पायलट कल से चले जाते हैं तो वो किसको लेके आते हैं उनकी टक्कर का। तो मैंने कहा पैराडाइम शिफ्ट है, मतलब कांग्रेस के पूरे कल्चर में एक नए किस्म का परिवर्तन है, और ये कैलकुलेटेड रिस्क भी हो सकती है, बशर्ते राहुल गांधी ने दिमाग बना लिया हो कि हम चाहे सत्ता में नहीं आए, भारतीय जनता पार्टी को तो चैन से सत्ता नहीं करने देंगे, या नरेंद्र मोदी को तो चैन से सत्ता में नहीं रहने देंगे, और वो तमाम मुद्दे उठाएंगे सड़कों पर जनता के बीच जाकर, जो आज कोई भी पार्टी नहीं उठा रही है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। तो मैं इसको बड़ी घटना मानता हूं। तो इसलिए मैंने शुरू में ही कहा, अगर आपने गौर किया हो कि कांग्रेस में सत्ता की राजनीति करना चाहती है, कांग्रेस की सड़क की राजनीति करना चाहती है, ये मैं, मतलब अब आपने बहुत ही स्पेसिफिकली पूछा इसलिए मैंने इतनी बात कही आपसे। धन्यवाद श्रवण जी आपको, और बहुत धन्यवाद प्रशांत जी आपको, और बहुत धन्यवाद पुष्परंजन जी आपको, आप तीनों को, कि आप लोगों ने पूरा समय दिया। और इस बीच आप देखिए कि कांग्रेस ने सिद्धू का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। ये खबर भी आ रही है कि कांग्रेस ने, पार्टी हाईकमान ने राज्य स्तर पर मामला सुलझाने का निर्देश दिया है। ये ब्रेकिंग हम लोग देख रहे हैं, यानी कि सिद्धू अभी बने रहेंगे पंजाब कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे, पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू बने रहेंगे, और सिद्धू से जल्द ही मुलाकात कर सकते हैं चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, और सिद्धू के घर पर चल रही है बैठक। प्रगत सिंह और रजिया सुल्ताना भी शामिल हैं इस बैठक में। एक तरफ सिद्धू और सिद्धू के समर्थक जो मंत्री हैं, इन लोगों ने इस्तीफा दिया है, लेकिन सिद्धू का इस्तीफा कांग्रेस हाईकमान ने, यानी कि सोनिया गांधी ने नामंजूर कर दिया है। ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ब्रेकिंग पहुंचा रहे हैं कि सिद्धू ने एक तरफ इस्तीफा दिया है, लेकिन उनके इस्तीफे को, उनके रेजिग्नेशन को स्वीकार नहीं किया है, और ये आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस कार्यक्रम में जुड़े रहे। आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग तीनों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, और दूसरी तरफ इस कार्यक्रम में हमारे साथ बहुत तमाम सारे साथी बने रहे। आप लोगों की माफी चाहूंगा कि आप लोगों की बातों को नहीं ले पाया, लेकिन कुछ लोग जो हैं उनकी बातों, भारतीय नागरिक कह रहे हैं कि जनता तय कर चुकी है कि फेकू को हटाना है। ये भारतीय नागरिक कह रहे हैं। अब्दुल जब्बार भी हैं, कीमा अंसारी कह रहे हैं विष्णु जी पंजाब की हवा यूपी आने वाली है।
सावधान रहिए। ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि विष्णु प्रसाद जी कह रहे हैं कि राजीव जी सुना हूं कि पंजाब में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। आखिरी समाचार लिखे जाने तक वहां कई बड़े पेड़ गिर सकते हैं। इटालियन वैज्ञानिक परेशान है, पप्पू ये लिख रहे हैं। खैर अच्छी बात है, आप लोग अपनी अपनी सोच अपने विचार यहां रखते हैं, लिखते हैं, और ये इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल लिखिए। बस शब्दों की मर्यादा का पालन कीजिए और अपने विचारों को रखिए। किसी भी बातों से, विचारों से सहमत होना या असहमत होना ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप अपने विचारों को रखें। इसीलिए तो कमेंट बॉक्स बना है, इसीलिए ये कार्यक्रम करता हूं। इस कार्यक्रम में आप लोगों के विचारों को रखना भी चाहिए। असलम चिश्ती लिख रहे हैं कि जितिन प्रसाद से ये दोनों नए लीडर लाख दर्जे के बेहतर हैं। गर्ग साहब, अभी श्रवण गर्ग जी जब बता रहे थे और उसमें भी खासकर जितिन प्रसाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया के रिप्लेसमेंट की जब हम लोग अभी बात कर रहे थे तो उस पर इन्होंने लिखा है। नंद किशोर सिरपुरकर जी लिख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक सोच है। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी स्वतंत्र विचारों वाले नवयुवक हैं। कांग्रेस के सोच के साथ चलना मुश्किल है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं नंद किशोर सिरपुरकर जी। उसके अलावा भारतीय नागरिक कांग्रेस रॉक्स लिख रहे हैं। जगदीश शारदा लिख रहे हैं नफरत की राजनीति करने वालों धूल चाटनी होगी। और न्यूज पॉइंट की सफलता अब गोदी मीडिया के दूसरे प्रोग्रामों पर भारी पड़ने लगी है, मैं ये बात यकीन के साथ कह सकता हूं। ये लिख रहे हैं असलम चिश्ती। विष्णु प्रसाद जी की बात हमने अभी सुनी, आपको बताया ही कि 180 किलोमीटर की रफ्तार से वहां पर हवाएं चलने वाली हैं, बता रहे हैं हमारे मौसम विज्ञानी विष्णु प्रसाद यादव जी। कीमा अंसारी लिख रहे हैं कि राहुल गांधी को पुराने नेताओं को बाहर कर देना चाहिए। वे घर में बैठने वाले नेता हैं, वे मोदी पर हमला नहीं करते। और इसके अलावा संजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े रहे। फिर हमारे साथ मोहम्मद असलम हैं, असलम चिश्ती, कुंदन बिहारी लिख रहे हैं कि आपके शो में आए तीनों वरिष्ठ पत्रकार और सलाहकार को दिल से प्रणाम, सादर प्रणाम करता हूं। कुंदन बिहारी जी ने लिखा है। रविंद्र विश्वकर्मा जी कह रहे हैं नफरत की राजनीति करने वाले इस बार पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं, सत्यमेव जयते। भारतीय नागरिक लिख रहे हैं पता चला है पंजाब में भाजपा वाले रोज भाग रहे हैं। मनोज गंगगुड़गे हमारे साथ हैं जो बीजेपी के साथ जो कुपिया असदुद्दीन ओवैसी जो देश को मूर्ख समझते हैं, ये लिख रहे हैं। खैर सबके अपने विचार, अपने विचारों को यहाँ रखिए आप लोग, और आपकी बातों को, आपके विचारों को हम रखते हैं। देवेंद्र चटर्जी लिख रहे हैं आई लव डीवी लाइव, गुड नाइट लिख रहे हैं। सलाम लिख रहे हैं भारतीय नागरिक। मोहम्मद इजहार लिख रहे हैं कि आपका शो बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत धन्यवाद कि आप आते हैं मोहम्मद इजहार भाई। और अशोक सक्सेना जी लिख रहे हैं पंजाब प्रदेश में कांग्रेस उथल पुथल, देश में अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है, राहुल जी सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात लिख रहे हैं अशोक सक्सेना जी कि राहुल गांधी को भी सोच समझ करके बात अपनी मतलब डिसीजन लेना चाहिए। देवेंद्र चटर्जी लिख रहे हैं आज मेरा कमेंट्स नहीं लिया। देवेंद्र चटर्जी जी बिल्कुल अभी अभी आपका कमेंट देख रहा हूं, और कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा था और बहुत सारी बातें थी, इसलिए आप लोगों के कमेंट को नहीं ले पाया, माफी चाहूंगा। सतपाल सिंह बागरी लिख रहे हैं जय श्री राम ओनली, मोदी 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 जी। और अब दूसरे प्रदेश में आंधी आने वाली है, विष्णु प्रसाद जी लिख रहे हैं। और उसके अलावा AK अली खान पठान हैं जो लिख रहे हैं फेकू से देश परेशान है। मदीना का मुसाफिर लिख रहे हैं ओके ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, सब्बा खैर, अल्लाह हाफिज लिख रहे हैं। और फिर सुनील बेहरा लिख रहे हैं गुड डीवी लाइव, गुड चैनल। शाहजाद खान भी हैं, विष्णु प्रसाद हैं। असलम चिश्ती लिख रहे हैं देश के किसानों को शत शत नमन जो हमारी रोटी बचाने के लिए 1 साल से सड़कों की धूल चाट रहे हैं। और मोहम्मद असलम लिख रहे हैं कि कांग्रेस को युवाओं की जरूरत है, युवाओं की सेना जरूरी है। जावेद इकबाल जी गुड नाइट लिख रहे हैं। जावेद भाई आपको भी गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर लिख रहे हैं आपको भी, और कमिल शेख भी। तो तमाम दोस्तों, महबूब आलम भी हैं, विष्णु प्रसाद अपने अंदाज में अपनी बातें रख रहे हैं, और अमीर हुसैन, अहमद हुसैन बाघेर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओसामा अमीर भी हैं। मोदी भगाओ देश बचाओ लिख रहे हैं। मोहम्मद इजहार लिख रहे हैं कि राजीव सर आपका शो बहुत अच्छा लगता है हमें, बहुत धन्यवाद। आप आते हैं, देखते हैं, लिखते हैं,
इस शो में, इससे हमें भी अच्छा लगता है। मोहम्मद इजहार जी, जावेद खान लिख रहे हैं अब कांग्रेस का होगा बेड़ा पार, और शंभू कुमार लिख रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट की जगह की पूर्ति करेगी ये दोनों युवा नेता। तस्लीम खान लिख रहे हैं आज की हेडलाइन को सिद्धू ले गए ना कि मेवाणी और कन्हैया कुमार। असलम चिश्ती गुड नाइट लिख रहे हैं, और विष्णु प्रसाद यादव लिख रहे हैं चमचों की पंजाब में जबरदस्त आंधी। तो चलिए विष्णु प्रसाद जी, आपकी बातों से इस कार्यक्रम को समाप्त करें। ए के अली खान पठान भी है न्यूज पॉइंट से, गोदी मीडिया की हवा निकल गई है, और भारतीय नागरिक गुड नाइट लिख रहे हैं। शहजाद खान भी ओके लिख रहे हैं। अब आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, और कल शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ दूसरे कार्यक्रमों के साथ, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।